तो अशोक भाई, हमेशा हम जब पार्टी लिस्ट के बारे में लोगों से मिलते हैं और तब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और इंटेलेक्चुअल्स भी है। इंटेलेक्चुअल्स को भी हम मिलते हैं और उनको हम पार्टी लिस्ट के बारे में जानकारी देते हैं। तो वो पूरा का पूरा सुनते हैं, कभी कभी वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। अलग अलग तरीके के हमें अनुभव आते हैं। तो क्या हम उसके बारे में, ये क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें कि ये क्यों हो रहा है, क्या होना चाहिए और इन लोगों का अप्रोच कैसे बनना चाहिए, अभी कैसा है और उसका परिणाम क्या हो रहा है। जो जिस तरीके से वो अप्रोच इसको देख रहे पार्टी लिस्ट इंडिया के विज़न को, तो एक तो वो देख नहीं रहे, दूसरी बात वो देख रहे तो वो गलत तरीके से देख रहे और उसकी वजह से जो वास्तविक लोकतंत्र है, जो जन सहभाग वाला और जो सच में विकेंद्रित स्वरूप का जो हमारे संविधान में जिसकी बात हुई है, वो सही मायनों में संविधान के तहत लोकतंत्र को प्रस्थापित करने में जो हमारा प्रयास है, उसको सुनने के लिए भी उनकी इच्छा नहीं लगती है और बिल्कुल वो एट द आउटसेट ही उसको वो एक तरीके से नकार देते हैं। तो क्या आपका भी अनुभव सिमिलर है? जी बिल्कुल सिमिलर है। हाँ। और मुझे लगता है कि आज की अगर बात करें हम, तो आज तो करीब 73 साल हो चुके हैं जी, जब से हमारे देश में चुनाव होने शुरू हुए। जी, पहले चुनाव हुए 52 में, बिल्कुल। तो आज 73 साल हो चुके हैं। जी, तो देखिए, शुरुआत में ये इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं थी। हैं? शुरुआत में जी, आज स्टेट्स में, राज्यों में और छोटी मोटी पार्टियां जो जितनी बन चुकी है, दिखाई दे रही है। वैसे तो देखिए, नेशनल लेवल की पार्टीज तो आज भी तकरीबन 8 पार्टी है नेशनल लेवल की, जी, और स्टेट लेवल की पार्टी ये कुछ कुल मिला करके शायद 55-60 के करीब है ये पार्टियां जी, स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल की। और भी हजारों पार्टियां हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है ऐसी पार्टियां भी है। तो कुल मिला करके देखिए, हमारा जो विचार था, ये विचार तो लोकतंत्र के लिए ही रहा था मूल से। मतलब जब हम आज़ादी पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जी, तो आज़ादी के बाद सेल्फ रूल, ये जो बात है सामने आई थी सेल्फ रूल की, तो इस सेल्फ रूल के बारे में तो संविधान में बिल्कुल स्पष्टता है, कंप्लीटली। 1952 में देयर वाज नो प्रोविजन अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज टू एंटर द इलेक्शन फील्ड है जी। तो आपने जो इन्फ्लुएंसर्स की बात करी, वो जो इंटेलेक्चुअल्स की बात करी, पत्रकार हैं और ये अब ऐसे पत्रकार और ऐसे इंटेलेक्चुअल्स जो कि हर बार संविधान की दुहाई देते रहते हैं और आज की तारीख में जो अलायंस या जो पार्टी पावर में है, उनके खिलाफ बात करते रहते हैं, लेकिन ये बात नहीं करते हैं कि सभी पार्टियां असंवैधानिक है। तो देखिए उनको, हाँ देखिए, उनको लगता है कि जो पक्षतंत्र हैं जी,
व्हाट वी कॉल पार्टिक्रेसी, हाँ, वही डेमोक्रेसी है। हाँ पार्टिक्रेसी, तो आज की स्थिति में ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन सबको ऐसा लगता है कि उनको पार्टिक्रेसी से एक तरह का कुछ अपनापन हो गया है। लाभ तो होता है, नहीं, अपनापन हो चुका है, अपनापन भी हो चुका है। हाँ, है पार्टिक्रेसी से उनका अपनापन है। तो जब भी हम उनके पास पार्टी लेस की बात करते हैं तो उनको तो ऐसा लगता है कि ये तो जैसे सब कुछ ही छूट जाएगा, क्योंकि 73 साल से उन्होंने इसी पार्टिक्रेसी को पनपते हुए देखा है। जी, मैं पहले जो कह रहा था कि इन द वेरी बिगिनिंग देयर वर नो मोर पार्टीज, कुछ पार्टियां ही थी, और वो भी क्यों थी उसका भी कारण है, क्योंकि जब आज़ाद हुए हम तो उस वक़्त भारत के लोगों की लिटरेसी जो थी ये करीब 15-16% की लिटरेसी थी, जी, यानी साक्षरता। तब जो है चुनाव के बारे में अगर साक्षरता कहें, इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में, तब 1952 में, तो इसको हम कह सकते हैं 0 सबके लिए। इवन मेन पॉलिटिकल पार्टी दैट वाज कांग्रेस, उसके लिए भी, जी, इलेक्शन कमीशन के लिए भी, पत्रकारों के लिए भी, और इन्फ्लुएंसर्स और इंटेलेक्चुअल्स के लिए भी। जी, ये एकदम से जैसे कि एलियन विचार था। जी, हमने पूरे देश में, और यहाँ पर जरा इस बात को भी हम समझ लें कि इसके पहले तो ये देश तो था ही नहीं। जी, देश तो ये बना 1950 के संविधान से, बिल्कुल उसके पहले तो देश नहीं था, नहीं था। ना तो राज्यों की स्थिति कोई क्लियर थी जो आज है, जी, ना तो यूनियन टेरिटरीज की कोई और क्लैरिटी थी। पूरे की पूरी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया ना। हाँ, पार्लियामेंट की जो व्यवस्था है या राज्यों की विधानसभा की व्यवस्थाएं हैं, या फिर 93 में जो 2 अमेंडमेंट आए, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट, उसके द्वारा पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ। जी, तो आज जो ये 3 लेवल पर चुनाव हो रहे हैं और व्यवस्थाएं 3 लेवल के लिए बन रही हैं, प्रतिनिधि सभाएं भी 3 लेवल के लिए बनाई जा रही है। जी, एक तो केंद्र के लिए डायरेक्ट इलेक्शन लोकसभा का है, इनडायरेक्ट इलेक्शन वहाँ की राज्यसभा का, जी, और राज्यों की विधानसभाएं, और गांवों के और शहरों की लोकल बॉडीज। जी, बराबर, ये सब कुछ तो उतना स्पष्ट नहीं था, इसलिए ठीक है। जिसको हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, मैंने कहा कि इवन द मेन पार्टी कांग्रेस, एक्चुअली किसी के भी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। ये तो इवोल्यूशन था। हाँ, मुझे लगता है कि उस वक्त फ्रीडम स्ट्रगल में इंडियन नेशनल कांग्रेस ये एक पार्टी ना होते हुए एक मूवमेंट का भाग था, मूवमेंट हाँ, था। बिल्कुल और मूवमेंट था। उसके ऊपर उसमें बहुत पूरे भारत उसमें एकजुट हुआ था उस एक तरीके से। तो एक भरोसा था उन लीडर्स के प्रति पूरी जनता का। और फिर जैसे आज़ाद हो गए तो ऑटोमेटिकली वो जो करेंगे वो तो अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। हाँ। ये इस विश्वास के, इस आस्था के ऊपर, ये श्रद्धा के ऊपर जो
चलना शुरू हो गया, वो चलना शुरू हो गया। हाँ। उसमें कितना सही है, कितना गलत है, उसका विवेक रखने का एक तो अवसर ही नहीं मिला। अवसर मिलने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी, और बहुत सारी कठिनाइयाँ थी अलग अलग तरीके से। तो उस वक्त तो हम स्वीकार करते हैं कि उस वक्त तो उसके ऊपर कुछ उसको गंभीरता से देखना पॉसिबल नहीं हुआ। हाँ, नहीं संभव हुआ, नहीं था, संभव था ही नहीं। लेकिन क्या 70 साल बाद, 75 साल बाद भी अगर आज भी इंटेलेक्चुअल्स जो है, जो पत्रकार है, जो मैं वो गोदी मीडिया वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल्स जो विचार करते हैं, जो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट थिंकर्स है, एनालिसिस करते हैं, तो इनके सामने जब हम ये बात रखते हैं कि देखिए यहाँ संविधान में कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं हो रही है, इलेक्शन में एक एज ए सिटीजन को इसमें प्रवेश का प्रावधान है, इलेक्शन लड़ाना, इलेक्शन में जीतना, हरना, ये कोई बात नहीं है उसमें। ना इलेक्शन में कैंडिडेट को खुद का प्रचार करने के लिए कोई कुछ फंड्स एलोकेशन की वगैरह कोई बात नहीं हो रही है। तो सब कुछ ये है क्यों? तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के तहत, मतलब हर निर्वाचन क्षेत्र से उन लोगों का एक प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे जो उन लोगों की जो बात है वो संसद में या किसी प्रतिनिधि सभा में रखे। इसके लिए एक प्रतिनिधि चाहिए, तो इसके लिए पूरा का पूरा जो ताकत है, शक्ति है, ये चुनाव आयोग को दे दी गई है, और चुनाव आयोग ने आकर इसमें इसको फैसिलिटेट करना है। तो एज अ ट्रस्टी ऑफ दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो ये तो बात नहीं हो रही है। यहाँ इलेक्शन कमीशन भी डायरेक्टली अपना काम आउटसोर्स कर रहा है पार्टियों को, और पार्टियों ने पूरा का पूरा तंत्र ही हाईजैक किया है। ये जब हम बातें रखते हैं इन लोगों के सामने, तो ये लोग एक तो उसको ठीक तरह सुनते भी नहीं है। अगर कोई सुनता है तो उसको विदाउट रीजन एक तरीके से डिस्कार्ड कर देता है, हाँ, रिजेक्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये कैसे माने सकते हैं? इस तरीके से कोई इंटेलेक्चुअल लेवल का बिहेवियर नहीं है। इंटेलेक्चुअल होता है तो वो तर्क करेगा, एक एक पॉइंट के ऊपर डिबेट करेगा, और जो सही है उसको पकड़ेगा और आगे लेके जाएगा, लोगों के साथ उसको साझा करेगा। तो ये बात आज पूरे भारत में कोई भी इंटेलेक्चुअल इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो ये एक तरीके से भारत और भारतीयों का अहित ही हो रहा है इससे, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन देखिए, जो 73 साल है ना, वो बहुत बड़ा कार्यकाल होता है जी। तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो है ना, वे भी पीछे मुड़ के देखने को तैयार नहीं हैं। वो जो उत्क्रांत हुआ उसी को आज देख रहे हैं अपने सामने जो है, और उत्क्रांति को वो अगर पूरी उत्क्रांति को देखे तब तो उन्हें समझ में आएगा बात। ये पूरी उत्क्रांति को वो देख नहीं रहे हैं, ये एक बात है। दूसरी बात है कि आज़ादी के पहले के जो चुनाव थे वहाँ पर भी हमें देखना चाहिए, और आज़ादी के पहले की स्थिति भी अगर हम मोटी स्थिति को जरा हम समझ लें। नंबर एक तो आज़ादी के पहले ये जो आज का भारत देश है, वो आज ये जो इंडियन मैप है, ये जोग्राफिकल मैप तो नहीं था, जोग्राफी इस प्रकार की नहीं थी, लेकिन पूरी इंडियन टेरिटरी यानी कि इंडियन रीजन कहिए, भारतीय प्रदेश, इसके अंदर कुछ साल अगर हम पीछे चले जाएं तो उसमें तो म्यांमार भी था, आज का म्यांमार, उस वक़्त का बर्मा है, अफगानिस्तान भी था, बराबर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने हमें शामिल करना शुरू किया इस प्रक्रिया में, पहले से तो नहीं था। ये 1858 के बाद जब से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ और जब से पार्लियामेंट का रोल शुरू हुआ,
ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उसके बाद से उन लोगों ने स्टेप वाइज ग्रेजुअली उन्होंने हमें इस प्रकार के पार्लियामेंट्रियन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है जी जो वहाँ पर वेस्टमिंस्टर सिस्टम कही जाती है जी ब्रिटेन में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट जिस तरह से चल रही है जी उसी व्यवस्था में उन लोगों ने हमें यूं कहिए कि हमारा एजुकेशन करना उन्होंने शुरू कर दिया उस गुलामी की अवस्था में। जी और उस गुलामी की अवस्था में पैरेलली राजे रजवाड़े भी हुआ करते थे हैं। हम ये जानते हैं कि आज़ादी के समय जब उनकी गिनती लगाई गई थी तो वो करीब 565 रजवाड़े उस समय पाए गए थे। जी बिल्कुल। तो रजवाड़ों में तो कोई इलेक्शन नहीं होता था, बराबर। जो राजे रजवाड़े किंगडम्स हैं वहाँ पर तो कोई इलेक्शंस हो नहीं रहे थे क्योंकि वहाँ तो राजा थे, जी बराबर। अब ब्रिटिश इंडिया में इलेक्शंस धीरे धीरे होने शुरू किए गए थे, ब्रिटिश इंडिया में करने शुरू किए गए थे। और उसके लिए ब्रिटिश इंडिया में जो व्यवस्था थी वो प्रांत की व्यवस्था थी, जी जिसको कि प्रोविंसेस कहा जाता है जी बिल्कुल बिफोर इंडिपेंडेंस। जी तो इन प्रोविंसेस में भी चुनी हुई असेंबली धीरे धीरे शुरू की गई। शुरुआत में तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स ही रहते थे, शुरुआत में तो वहाँ सिर्फ ब्रिटिशर रहते थे। फिर हमारे लोगों ने, हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे, वकील वगैरह थे, उन्होंने जब इसके लिए बहुत ही जद्दोजहद की, एकदम मान लीजिए कि पार्लियामेंट तक, यानी लंदन की पार्लियामेंट तक, तब धीरे धीरे जा कर के वहाँ पर हमारी एंट्री हुई उन चुनावों में। और आज़ादी के पहले तक वहाँ पर हमें उन चुनावों में हमने भाग लेना तो शुरू कर दिया था। लेकिन जो ये आज़ादी के बाद जो प्रत्येक 21 वर्ष के व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार मिला था, वोट का अधिकार मिला था, ये आज़ादी के पहले उन प्रांत सभाओं में भी नहीं था। तो ये सारी कुछ बातें हमें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये उत्क्रांति धीरे धीरे हुई है। और फिर आज़ादी के बाद जो चुनाव सोचे गए थे या संविधान की जो मूल भावना है, तो एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर डज नॉट अराइज एनी क्वेश्चन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। जी अशोक भाई, इसको हम जारी रखेंगे अगले एपिसोड में।